क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है फिगर शोज अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n के बराबर हैं और रेडियस जो है उसकी a के बराबर है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E थ्रू अ रियोस्टेट। तो ये इतना डाइजेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉइल है, क्या नाम है इसका? कॉइल है, इसको कॉइल कहा गया है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है n के बराबर है, रेडियस a के बराबर है और एक बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का ईएमएफ जो है E के बराबर है। ओके, रियोस्टेट की टोटल लेंथ L के बराबर है। ये रियोस्टेट, इसकी टोटल लेंथ L के बराबर है, क्वेश्चन में दी हुई है। द रियोस्टेट टोटल लेंथ है रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज स्मॉल r, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है। A small circular loop of radius a dash and resistance r dash is placed coaxially with the coil। ये छोटा सा, इसको क्या कहा है? इसको लूप कहा गया है। ये लूप का रेडियस जो है बेटा a डैश है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो r डैश है। और क्या दिया है? The center of the loop is at a distance x from the center of the coil। इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो दूरी है वो x के बराबर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। In the beginning, the sliding contact of the rheostat is at the left end and then onwards it is moved towards the right at a constant speed v। तो rheostat का ये जो जॉकी है, इस जॉकी को पहले इस एंड पे रखा जाता है, यानी कि पूरी की पूरी लेंथ rheostat की इस्तेमाल हो रही है सर्किट में, और फिर इस डंडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है विद वेलोसिटी v, विद कांस्टेंट स्पीड v। तो v स्पीड से इस rheostat को इस डायरेक्शन में हम लाते जा रहे हैं। तो आपको क्या कहना है, क्या कहा है इसने? फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉल सर्कुलर लूप। इस स्मॉल सर्कुलर लूप में बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, कब बताना है? एट द इंस्टेंट द कांटेक्ट बिगिंस टू स्लाइड। जब ये कांटेक्ट यहां से स्टार्ट करता है मूव करना, यानी कि जब ये टोटल लेंथ L यूज में आ रही है और ये कांटेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है, उस इंस्टेंट पे आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो पहले ये पूरा जो सीक्वेंस है ये समझिए कि जब हम इस वायर को, इस जॉकी को मूव कराएंगे तो इस रियोस्टेट की जो लेंथ जो सर्किट में इस्तेमाल हो रही है वो कम होगी, और कम होगी तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कम होगा, तो करंट इस सर्किट में बढ़ेगा, और सर्किट में यदि करंट बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करने के लिए इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम इस लूप की वजह से, जो इस लूप के अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू t, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो आपको मिल जाएगा d phi by dt, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो आपका जॉकी है ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर चुका है, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर चुका है, और जो डिस्टेंस, जो लेंथ काम आ रही है रियोस्टेट की वो x के बराबर है, टोटल लेंथ L के बराबर है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस रियोस्टेट की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास? R इंटू एक्स अपॉन टोटल कैपिटल L। RX बाय L के बराबर यहाँ रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में काम आ रहा है। यहाँ ईएमएफ E की बैटरी लगी है और इसका रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ इस सर्किट में जो करंट होगा बेटा, उस सर्किट में करंट की वैल्यू होने वाली है E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R x डिवाइडेड बाय L। ये करंट होगा, और करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे 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 करंट जा रहा होगा। ये करंट की डायरेक्शन है। अब इस करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पे। अच्छा, ये भी x मान लिया मैं इसको बेटा x नॉट मान लेता हूं, ठीक है, इसको x नॉट मान लेता हूं। वैसे क्योंकि मैंने इसको भी x मान लिया है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं इसको x नॉट मान लेता हूं। तो मैं इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकता हूं कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पर है वही पास हो रहा है इस छोटे लूप से, छोटे कॉइल से, छोटे लूप से,
और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स 2ni पाई आर स्क्वायर। 2ni, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, 2ni पाई आर स्क्वायर पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इसकी वजह से यहां जनरेट हुआ है। यूनिट अपॉन 4 पाई 2ni पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब यदि मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना होगा आपके पास, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना है आपके पास पाई a डैश स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n पाई a स्क्वायर पाई a डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और करंट की जगह आप लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस कैपिटल R x अपॉन L, ये लिखा जा सकता है। ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है। फ्लक्स की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली है। अब क्या करें, इसमें जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपको यहां से मिल जाता है, इसको भी इधर ले लेंगे। सो यू विल गेट म्यू नॉट बाई 2 n पाई a स्क्वायर a डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे l भी पहुंच जाएगा ऊपर l, और यहाँ पे EMF E, और नीचे मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर का 3/2 पावर, और यहाँ मिलेगा आपको r इंटू एल प्लस r इंटू एक्स। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बार चेक कर लीजिए, म्यू नॉट बाई 2 n का n a स्क्वायर का a पाई का पाई a डैश स्क्वायर नीचे a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर की पावर 3/2, l को मल्टीप्लाई करेंगे तो lr प्लस rx और ऊपर पहुंच जाएगा l और e। ये आपको मिलेगा फ्लक्स, ये फ्लक्स है बेटा, फ्लक्स है। अब इसको यदि डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां बताइए कि यहां फ्लक्स जो है वेरिएबल है या नहीं, पहले तो ये चेक करना है। तो यहां पे कौन सी टर्म वेरिएबल आपको लग रही है, x वेरिएबल है। तो यदि मैं टाइम के साथ डिफरेंट, मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट यदि हम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स में चेंज। सो यहाँ पे d phi by dt मैं लिखूंगा, d phi by dt इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये वाली जो पूरी टर्म है ये एज इट इज रहने वाली है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एज इट इज लिख दूंगा, म्यू नॉट n पाई a स्क्वायर a डैश स्क्वायर l e डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। सो 1 अपॉन RL प्लस RX का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 0 प्लस R आपको मिल जाएगा और आपको मिलेगा dx by dt विच इज वेलोसिटी। चेन रूल से मैंने डिफरेंशिएशन किया है, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर x का डिफरेंशिएशन dx by dt विच इज वेलोसिटी। तो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है और यही आपका आंसर होगा कि EMF इंड्यूस्ड कितना होगा। ये मैंने जनरल इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड EMF निकाला है, आपको इनिशियली निकालना था। तो मैं लिख सकता हूं एट t इज इक्वल टू 0, जो x की जो वैल्यू है किसके बराबर है बेटा, x की वैल्यू टोटल l के बराबर है, x की वैल्यू l के बराबर है, ये x की वैल्यू l के बराबर है, तो x की वैल्यू l यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा RL, सो यू विल गेट म्यू नॉट n पाई a स्क्वायर a डैश स्क्वायर l e r v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ मिल जाएगा आपको RL प्लस कैपिटल RL का स्क्वायर। L स्क्वायर को बाहर भी ले सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दें। यही आपका आंसर आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें दिया है बी पार्ट में, इट हैज स्लिड थ्रू हाफ द लेंथ ऑफ द रियोस्टेट, यानी x की वैल्यू r/2 आपको पुट करनी है अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करनी है l/2 के बराबर, x की वैल्यू l/2। तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, म्यू नॉट n पाई a स्क्वायर a डैश स्क्वायर और l e r v
डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 और यहाँ मिलेगा आपको RL प्लस RL/2 का स्क्वायर। ठीक, ये आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जब वो आधा रास्ता कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th क्लास में हैं और अपनी IIT जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच, जो कि क्लास 11th के लिए है और बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट होगा, यानी कि हर टॉपिक का बिल्कुल बेसिक वाला फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग होगी इस बैच की। और ये बैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2021 से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कंप्रेस्ड होगा, नहीं, ये बिल्कुल फुल फ्लेज बैच होगा। जितनी लेंथ का होना चाहिए उतनी लेंथ का होगा और ऑन टाइम भी फिनिश हो जाएगा। सर, अगर ये बैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑन टाइम कैसे फिनिश होगा? बच्चों, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस हमने इंक्रीज कर दी हैं पर वीक। ठीक है, इसलिए कुछ भी हमको ना तो छोड़ना है ना कंप्रेस करना है, फुल डिटेल में होगी सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की टॉप नंबर 1 फैकल्टीज हैं, इनफैक्ट कोटा की नंबर 1 फैकल्टीज हैं इनमें से कुछ। ठीक है ना, मैथ आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PMS सर पढ़ाएंगे और बीजे सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 सितंबर से, जो कि मार्च के एंड तक 100% खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम हर साल ऑन टाइम बैच फिनिश कर देते हैं और हर साल एक बैच इस टाइम पे स्टार्ट होता ही है। ठीक है बच्चों, तो इस बैच में क्या क्या मिलेगा आपको? इस बैच में आपको पूरा फुल मटेरियल मिलेगा हमारी साइड से, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपको नोट्स बनाने की भी चिंता नहीं है, नोट्स हमारी साइड से मिलेंगे, फुल होमवर्क शीट्स मिलेंगी, एक्सरसाइज शीट्स मिलेंगी, पूरा मटेरियल हमारी साइड से मिलेगा आपको, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, सब्जेक्टिव, इंटीजर और जेई मेन और जेई एडवांस के PYQs का सेट भी उसी में होगा। ठीक है बच्चों, तो मटेरियल की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इस बैच में हर 3 क्लास के बाद, ठीक है ना, हर 3 क्लास के बाद एक क्लास आपको डाउट की दी जाएगी, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट के लिए दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये इसकी पॉलिसी है कि इसमें डाउट आपके रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से होगा, हर इलस्ट्रेशन, हर एग्जाम्पल, हर कॉन्सेप्ट आपको फुल डिटेल में कराया जाएगा। तो बच्चों, आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। जल्दी से जल्दी इस बैच में आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके, और फिर बहुत अच्छे से पढ़िए। हम आपके साथ हैं, हम पूरे दिलो जान से फुल मेहनत करके आपका साथ देंगे ताकि आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जितना जल्दी हो सके उतना इसको ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि कॉइल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसका रेजिस्टेंस है 40 ओम और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है 1000 के बराबर है। कॉइल है, इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल एंड एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक मरीडियन। मैग्नेटिक मरीडियन आप जानते हैं कि एक प्लेन होता है, एक प्लेन होता है और उस प्लेन के पैरेलल जो है उसका एक्सिस है और वो एक वर्टिकल प्लेन में रखी गई है। तो यहाँ पे मैं रिंग यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो लूप है हमारा कुछ इस तरीके से है और ये वर्टिकल प्लेन में है और ये मैग्नेटिक मरीडियन में भी है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि मैं मान लूँ इस तरह से है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का इस जगह पे, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ BH और इस तरफ होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से सिचुएशन होने वाली है, बिकॉज वर्टिकल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसे ही होगा। तो इस लूप से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो आपका कौन सा है? BH है। BV की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि BV का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है,
सिर्फ BH का इंपॉर्टेंस है वो दिया भी हुआ है आगे। कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल जो है इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है और इसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री। अब यहां सुनिए ध्यान से, यदि मैं मान लेता हूं कि एरिया वेक्टर इस लूप का इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर में परपेंडिकुलर इस तरफ भी मान सकता हूं और इस तरफ भी मान सकता हूं। तो आप कोई भी एक चूज कर लीजिए एरिया वेक्टर, आप इधर लेना चाहते हैं या इधर लेना चाहते हैं। मैंने चूज कर लिया कि मैं इधर ए वेक्टर ले रहा हूं। अब हम जब इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा, लेकिन जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो अनचेंज रहेगा, बिकॉज अर्थ को तो मूव कराया ही नहीं हमने। तो ये लूप अब आपको ऐसे मिलेगा कि एरिया वेक्टर ऐसे हो चुका है और मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरफ है। अब आपको बताना है इस पूरे कारनामे में कितना चार्ज फ्लो होता है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से कितना चार्ज फ्लो होता है। तो हम जानते हैं कि चार्ज फ्लोन का जो फॉर्मूला है, चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो फाइनल फ्लक्स हो जाता है BA cos 180 माइनस BA cos ऑफ 0 डिग्री। नीचे आ जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस, तो आपको मिल जाएगा 2BA डिवाइडेड बाय R। यहां से 2, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻5 और एरिया वेक्टर जो है वो कितना है आपके पास पाई इंटू 10 सेंटीमीटर को 1/10 मीटर लिख सकता हूं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 आपको मिल जाएगा। एरिया मिल गया आपको। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके पास 1000 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 40 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल आउट हो चुकी हैं। 1 2 से ये 2 चला गया, ये 2 से ये 1.57 टाइम्स चला गया, तो आपको यहां से मिल गया 3 7 21 1 2 15 17 7 1 3 3 4 4.71 × 10⁻⁻5 इतना जो है चार्ज कूलम में फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी, तो 47 माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं इसे, इतना चार्ज फ्लो होगा उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू। इसके बाद अगला सवाल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इस व्हील का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। whose upper half shown dark in the figure is made of iron and lower half of the wood। तो यहां पे ये जो आपके पास अपर हाफ है बेटा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आयरन से बना है और ये जो है ये वुड से बना है। अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयरन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज वो मेटल है और ये इंसुलेटर है, तो इसमें कोई भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ईएमएफ का लफड़ा जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो ना हो, ये तो भाई इंसुलेटर है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे चार्ज वार्ज की बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे वुड के लिए। The two junctions are joined by an iron rod। इस आयरन का ही रॉड यहां पे लगा दिया है, ये भी आयरन से बना हुआ है। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक लूप बन चुका है, सेमी सर्कुलर लूप बन चुका है, बस वो हमारे काम का है। नीचे वाला जो वुड से बना हुआ पार्ट है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के काम आ रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ओके, A uniform magnetic field B of magnitude this much Tesla 2 × 10⁻⁴ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल लाइन सजेस्ट कर रखी है ऐसे, हॉरिजॉन्टल है इनिशियली। द व्हील इज सेट इनटू प्योर रोलिंग। व्हील जो है प्योर रोलिंग करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, एंड इट टेक्स 2 seconds फॉर द आयरन पार्ट टू कम डाउन एंड द वुडन पार्ट टू गो अप। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अरेंज्ड है कि इस अपर हाफ जो है इस बॉडी का, इस टायर का, इस रिंग का, इस डिस्क का, इस व्हील का जो अपर हाफ है सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज रहता है। जब ये रोल करेगा तो इसका मतलब ये ट्रांसलेट भी होगा और ये रोटेट भी होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि अगले 2 सेकंड के बाद जो नीचे जो है आयरन आ जाता है, ऊपर पहुंच जाता है वुड। वुड वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे वाले पार्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मैं फ्लक्स पहले लिखूंगा, फ्लक्स में बाद में लिखूंगा और मैं फ्लक्स में चेंज निकालूंगा, टाइम इंटरवल से डिवाइड करूंगा तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहां पे पता चल जाएगी। तो मैं फ्लक्स इनिशियल लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा आपके पास कि इतने पार्ट में
जो है मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। सो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो है कितने हैं, कोई नहीं है टर्न्स की बात यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। बाद में देखिए फाइनली यदि मैं फ्लक्स की बात करूं तो ये वाला पार्ट जो है नीचे आ चुका है जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फाइनल फ्लक्स कह सकता हूं 0 के बराबर है। तो चेंज इन फ्लक्स की यदि बात की जाए डेल्टा पाई तो कितना आ जाएगा आपके पास B इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, और यदि हम बात करें डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पता चल जाएगी इस इंटरवल में। तो कैलकुलेट करते हैं B पाई आर स्क्वायर बाय 2 डेल्टा टी। सो B की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, पाई की वैल्यू है पाई और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1/100 और क्या है बस नीचे 2 डेल्टा टी है, 2 इंटू डेल्टा टी विच इज 2 सेकेंड्स। सो एक 2 से 2 चला गया तो 0 और ये बन गया 2 से 1.57, सो यू विल गेट 1.57 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। इतना ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रॉड है और उसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में सेट कर दिया जाता है with uniform velocity of 10 centimeter per second perpendicular to its length. A uniform magnetic field of magnitude 0.1 Tesla exists in the direction perpendicular to the plane of motion. तो यहाँ इस सारी बात को डाइजेस्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि ये आपके पास प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ मोशन मैं मानूंगा कि मेरी रॉड जो है ऐसे चल रही है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर दिशा में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। इसका लेंथ जो है l के बराबर है। तो आपको सबसे पहला पार्ट में पूछा है कि एवरेज मैग्नेटिक फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कितना लगेगा। आपको ये कहानी याद होनी चाहिए कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आता कैसे है। होता क्या है कि इस रॉड के मोशन की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है q v क्रॉस b, बिकॉज वो एक चार्ज पार्टिकल ही है। तो चार्ज है नेगेटिव, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, सो v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके ऊपर फोर्स लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर फोर्स लगता है EVB sin 90 के बराबर। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चलते 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 यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करते हैं और ये रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फर्दर फ्लो है नीचे की तरफ वो समाप्त हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है कि ये निगेटिवली चार्ज पार्ट यहाँ पे मिलता है, इस एंड पे टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया है, इस एंड पे टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है रॉड के अक्रॉस, रॉड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है और वही ईएमएफ कहलाता है। तो ये कहानी है। तो आपको बस क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है आपको। इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी की बात करें 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 10/100 ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 0.1 टेस्ला के बराबर है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -21 आपको न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड पार्ट में पूछा है कि फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रॉड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन पे मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स ई के बराबर हो चुका है और वो किसके बराबर है, EVB के बराबर, तो ई से ई गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया VB के बराबर। VB कितना है 10/100 और ये कितना है 0.1, तो 10 टू द पावर -2 आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाती है ऐसे। बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात करें सी पार्ट की। फाइंड द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि यदि एक रॉड के मोशन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट v परपेंडिकुलर है। मान लीजिए रॉड के पास वेलोसिटी v है किसी अलग डायरेक्शन में, मान लीजिए इस तरफ वेलोसिटी है v, लेकिन उसका कंपोनेंट आपको लेना है जो लेंथ के परपेंडिकुलर है।
तो इस रॉड के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा एल वी परपेंडिकुलर इनटू पी। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और चाहे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एल वी क्रॉस बी। एल डॉट वी क्रॉस बी आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मिल जाती है। और आप याद रखना है आपको कि जिस डायरेक्शन में V क्रॉस बी होगा, मान लीजिए V क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है, तो पोलैरिटी जो है वो इस तरीके से आने वाली है, पोलैरिटी ऐसे आपको मिलेगी ईएमएफ की। और यदि V क्रॉस बी नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब यदि V क्रॉस बी नीचे की तरफ है, V क्रॉस बी, तो आपको जो बैटरी मिलेगी या कहें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होने वाला है ईएमएफ। ठीक, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसका कंपोनेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यही इस्तेमाल करेंगे। दिस इज आल्सो अ v परपेंडिकुलर। तो आपको यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है E इज इक्वल टू L। लेंथ कितना है इसका, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो 20 बाय 100। वेलोसिटी कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 बाय 100। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1, तो 0.1 से 10 चला गया, एक 0 से 1 गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट आपको आंसर मिल जाता है। सो 2 मिली वोल्ट के बराबर इंड्यूस यहाँ पे E होगा ईएमएफ। और डायरेक्शन की बात करें, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, V क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा। इसको हटा के हम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं यदि आपसे करंट वगैरह पूछा जाए तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेड फ्रॉम मेटालिक वायर से बना है ये ट्राइंगल, मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v in its plane as shown in figure. A uniform magnetic field B exists in the perpendicular direction. Magnetic field बाहर की तरफ जो है exist यहां पे कर रहा है. Find the EMF induced in the loop ABC, in the segment BC, in the segment AC, in the segment AB. तो आपको इसके रग में जो EMF इंड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं इस लूप को 3 छड़ी में डिवाइड कर देता हूं, 3 डंडियों में डिवाइड कर देता हूं, डंडी AC, डंडी BC, डंडी AB, 3 डंडियों में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो यदि हम बात करते हैं डंडी BC की, तो इस डंडी BC की लेंथ में मान लूं L के बराबर है, इसकी डंडी की लेंथ मान लेता हूं L के बराबर है, और इस लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है V। तो मुझे V परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है V के बराबर। तो मैंने पिछले सवाल में ही सीखा है कि इसमें यदि EMF आपको निकालना है, EBC यदि आपको निकालना है, तो आप लिख सकते हैं फॉर्मूला V परपेंडिकुलर इंटू L इंटू B। तो लेंथ है L, V परपेंडिकुलर है V, और मैग्नेटिक फील्ड है B। अब बात करें पोलैरिटी की, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, V क्रॉस B नीचे की तरफ है, तो आपको ये पोलैरिटी मिलेगी इस तरीके से, ये आपको मिलेगा EBC आपको ये मिल जाता है। अब बात करें हम AC की, ये जो आपके पास डंडी है BC, ये वाली जो डंडी है AC, ये डंडी की लेंथ है ये, और इसकी लेंथ होगी कुछ L डैश, और इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी आगे की तरफ है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है V परपेंडिकुलर, वो कितना है बताइए, 0 के बराबर है, बिकॉज इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। तो इसमें मैं इंड्यूस्ड EMF कह सकता हूं, इंड्यूस्ड EMF इन पार्ट AC इज इक्वल टू L V परपेंडिकुलर इंटू B इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कोई भी इंड्यूस नहीं होगा EMF। अब बात करते हैं डंडी AB की। डंडी AB जो है कैसे लगी है, डंडी AB है ऐसे, और इसका वेलोसिटी कैसा है जी, वेलोसिटी है इसका ऐसे। तो मुझे लेंथ के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो निकालने की आवश्यकता है। तो मैं ये वाला कंपोनेंट निकालने में इंटरेस्टेड हूं, V परपेंडिकुलर। तो मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा V cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा V sin थीटा। इसका लेंथ मुझे पता नहीं कितना है, मैं मान लेता हूं L डबल डैश,
और इस ट्राइंगल में यदि आप साइन थीटा लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल डैश। तो एल डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी एल अपॉन साइन थीटा, एल डबल डैश की वैल्यू सॉरी, एल डबल डैश आपको मिल जाएगा एल अपॉन साइन थीटा। तो अब बात करें इस डंडी ए बी में, इसमें लेंथ कितना है इसका, एल अपॉन साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, v साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b के बराबर। साइन थीटा से गया साइन थीटा, आपको मिल गया एल वी बी। अब इसकी पोलैरिटी की बात करें, इसका वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, v क्रॉस b देखें तो इस तरफ आपको मिल रहा है, तो ये इसका पोलैरिटी होने वाला है। तो दोबारा चेक कर लीजिए, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, सॉरी, सो वेलोसिटी क्रॉस बी, v क्रॉस b जो है अंदर की तरफ है, तो ये आपको पोलैरिटी मिलने वाली है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एक समान है। यदि इसको हम सर्किट की तरह इसको बना देते हैं तो ये बैटरी एक ऐसे है, एक बैटरी जो है ऐसे है, और यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगी है, इनका कुछ हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस हो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एल वी बी है बैटरी का ईएमएफ, इस बैटरी का ईएमएफ भी कितना है, एल वी बी के बराबर। दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं, ये करंट इस तरफ बहाना चाहती है, ये करंट इस तरफ बहाना चाहती है, तो नेट करंट जो है, नेट ईएमएफ जो है आपको कितना मिल जाएगा, 0 के बराबर। तो यदि हम बात करें पूरे लूप की, पूरे लूप एबीसी की बात करें, तो नेट ईएमएफ जो है कितना होगा, 0 के बराबर। तो आपको एबीसी लूप में कितना आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड 0। बात करें बीसी में, बीसी यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें आ जाएगा आपके पास आंसर एलवीबी के बराबर। सी पार्ट में बात करें एसी की, एसी में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ का आंसर होगा 0। और डी की बात करें इन द सेगमेंट एबी, एबी वाले सेगमेंट में आप कह सकते हैं एलवीबी के बराबर ईएमएफ इंड्यूस होगा। पोलैरिटी मैंने बता दिया आपको, ए की तरफ पॉजिटिव एंड होगा और बी की तरफ नेगेटिव एंड होगा। यहाँ पे सी की तरफ पॉजिटिव एंड, बी की तरफ नेगेटिव एंड। ठीक है, चलते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, एक कॉपर वायर है, उसको बेंड कर दिया जाता है, और किस शेप में बना दिया, उसको शक्ल बदल दी, सेमी सर्कल बना दिया आर रेडियस का, वो ट्रांसलेट हो रहा है प्लेन में। अच्छा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी। अच्छा, तो हमें ये नहीं बताया है कि सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है जी, सेमी सर्कल कैसे दौड़ रहा है। क्या सेमी सर्कल ऐसे जा रहा है या सेमी सर्कल जा रहा है ऐसे। सेमी सर्कल जा रहा है ऐसे, कैसे जा रहा है, ऐसे या ऐसे, ये नहीं बताया है अभी तक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहे हैं, इनका रेडियस जो है r के बराबर है, रेडियस इसका r के बराबर है, इसके दो एंड्स हैं, इनको मैं ए बी कह देता हूं, इनको मैं कह देता हूं ए बी, ए बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर। इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है दोनों ही केसेस में। Find the EMF induced between the ends of the wire if the velocity is perpendicular to the diameter। यदि वेलोसिटी इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है तो पहले वाला पार्ट, यानी कि ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कहा है कि द वेलोसिटी इज पैरेलल टू दिस डायमीटर, इस डायमीटर के पैरेलल वेलोसिटी है, यानी कि आपसे ए पार्ट पूछा है, तो आपसे दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे पूछ ली है। तो एक एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका पहला वाला पार्ट, जिसमें लूप इस तरीके से रखा है और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर हम इसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आइए बड़ा डायग्राम आपको दिखाते हैं, और एक सेमी सर्कल जो है इस तरीके से बन रहा है। ये एंड मान लेता हूं ए के बराबर है, ये एंड जो है बी के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी है v के बराबर आगे की तरफ। अब आप देखिए बेटा, कोई भी छोटा सा पार्ट यदि मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, यदि मैं इस वायर का कोई भी छोटा सा पार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इसका छोटा सा सेक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस छोटे से सेक्शन की लेंथ जो है वो इस तरफ है, dl जो है वो ये dl है, और इसका वेलोसिटी कितना है बेटा, इसका वेलोसिटी है इस तरफ, इसका वेलोसिटी है इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है।
हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस छोटे से पार्ट का छोटा सा ईएमएफ कितना होगा, वो आ जाएगा आपके पास dl इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, ये आप लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं इसे dl परपेंडिकुलर इंटू वी इंटू बी, या आप लिख सकते हैं इसे dl इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये ढेर सारी फॉर्म है, इससे पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया था, लेकिन ये भी फॉर्म है। जैसे टॉप में होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ऐसे ही यहाँ पे भी ढेर सारी फॉर्म है। आप इसको ऐसे याद रखें, डीएल इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, या डीएल परपेंडिकुलर इंटू वी इंटू बी। डीएल परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ का कंपोनेंट कितना है, और यहाँ पे साइन थीटा का मतलब है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड वेलोसिटी। तो आप देखिए बेटा, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यदि मैं डीएल का कंपोनेंट देखना चाहता हूं, तो इस डीएल का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो मैं इस वाले कंपोनेंट को लेना चाहता हूं डीएल परपेंडिकुलर, दिस इज डीएल परपेंडिकुलर। इसका वेलोसिटी जो है आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो छोटा सा ईएमएफ मैं यहाँ पे कह दूंगा कितना आ जाएगा आपके पास, DE इज इक्वल्स टू DL परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी इंटू बी। दोनों तरफ यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी हर एक सेक्शन के लिए कांस्टेंट है। इस DL के लिए भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस DL के लिए भी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, इस DL के लिए भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये दोनों जो है बाहर आ जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा VB नेट इंड्यूस्ड टोटल ईएमएफ बराबर इज इक्वल्स टू, टोटल ईएमएफ बराबर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DL परपेंडिकुलर। DL परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटीग्रेशन का मतलब समेशन करना है। तो आप देखिए बेटा, यदि ये DL लेता हूं तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट। यदि मैं ये DL लेता हूं तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट। ऐसे ही छोटे छोटे DL लूंगा तो DL परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लेंथ है। तो ऐसे ही सारे DL का DL परपेंडिकुलर में जोड़ता जाऊंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरी लेंथ आपको मिल जाने वाली है। तो ऐसे जितने भी DL वेक्टर यहाँ पे बन रहे हैं, DL 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 DL, उनका जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है या उसका प्रोजेक्शन है इस डायमीटर पे, उसको मैं जोड़ूंगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2r, तो आपको मिल जाएगा VB इंटू 2r, VB इंटू 2r। तो यही आपका आंसर है कि आपको EMF जो मिलेगा E इज इक्वल टू VB टू R। अब इसको याद कैसे रखना है, ये सुनिए। इसको याद कैसे रखना है, इस रिजल्ट को याद ऐसे रखना है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई आर्बिट्रेरी शेप का कोई वायर है, आर्बिट्रेरी शेप का, आर्बिट्रेरी यानी रैंडम शेप का कोई वायर है, और वो वायर के जो दोनों एंड्स ए बी हैं, तो आप उन दोनों एंड्स को मिला दीजिए, उन दोनों एंड्स को क्या कीजिए, मिला दीजिए, और इस लेंथ को कहिए कि ये L इफेक्टिव है, ये L इफेक्टिव है। मान लीजिए इस वायर की वेलोसिटी जो है इस तरीके से है V, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट L इफेक्टिव के जो परपेंडिकुलर है उसको कहिए V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू व्हाट, L इफेक्टिव। ये L इफेक्टिव जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसके परपेंडिकुलर V परपेंडिकुलर है। तो इसका EMF जो इंड्यूस होगा दैट विल बी B V परपेंडिकुलर इनटू L इफेक्टिव। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। यदि एक रैंडम शेप का वायर है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से रैंडम शेप का वायर है। अब इस पे लगाने की कोशिश करते हैं कि जो इसके दोनों खुले एंड हैं, इन खुले एंड्स को मिला दीजिए, तो ये हमारा L इफेक्टिव बन चुका है, L इफेक्टिव। और L इफेक्टिव के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो V के बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा VB इंटू L इफेक्टिव। L इफेक्टिव का लेंथ कितना है, 2r के बराबर, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा VB इंटू 2r के बराबर। ठीक है, VB इंटू 2r मिल गया। अब बात करें पोलैरिटी की, पोलैरिटी की बात करते हैं। तो यहां देखें पोलैरिटी, यहां पोलैरिटी होती है L V क्रॉस B। सो V परपेंडिकुलर क्रॉस जो आपके पास B है उस डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होता है। यदि यहां देखें V परपेंडिकुलर है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर है, सो V क्रॉस B इस तरफ आपको मिल रहा है, तो पूरे वायर में जो टोटल EMF है उसकी पोलैरिटी ऐसे होगी, ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये वाला एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे, ज्यादा है कम पोटेंशियल पे कह सकते हैं। तो हम इसमें देखें, L इफेक्टिव ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस ओरिजिनल वायर में ऐसे EMF इंड्यूस होगा, ये प्लस एंड ये माइनस एंड।
अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की। सेकंड वाला केस है हमारे पास ये। अब यहाँ पे एल इफेक्टिव की बात यदि की जाए तो एल इफेक्टिव कौन सा है? ये वाला एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव है। इस एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए वेलोसिटी का कितना है। इसका कंपोनेंट मैं वर्टिकल में देखना चाहूँ कितना आएगा? 0। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना आएगा? 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपको एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है फोर्स ऑन रैंडम शेप का वायर जो था पिछले वाले चैप्टर में वो भी आया था। एक रैंडम शेप का वायर है तो उसमें करंट यदि फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो आई एल बी के बराबर जो फोर्स उसके ऊपर लगता है वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था इसमें भी। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि यदि रैंडम शेप का वायर मूव कर रहा है, फील्ड लाइंस को काट रहा है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो होती है बी वी एल इफेक्टिव के बराबर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।